नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी यूपी स्पेशल की नेक्स्ट क्लास है सांस्कृतिक पहलू। आज हम इस सांस्कृतिक पहलू में विशेषकर हम दो बातों का यहाँ अध्ययन करेंगे। है सांस्कृतिक पहलू में तो तीन चैप्टर। पहला है हमारा चित्रकला, संगीत कला, नाट्य कला। ठीक है, तो बेसिकली जो आज का वीडियो होगा, आज का वीडियो हमारे मात्र दो यानी चित्रकला और संगीत कला पर आधारित होगा और उसके रिलेटेड जो प्रमुख घराने हैं हम उनकी बात करेंगे। और जो हमारा जो नाट्य कला होगा, जो नाटक से संबंधित कलाएं होंगी, उसकी बात हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट जो सांस्कृतिक पहलू का पार्ट 2 होगा, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए। और फिर मैं आप लोगों से हर बार की तरह एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। देखिए, मैं बार बार यही आप लोगों से बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। कारण है कि आप लोग जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और थोड़ा हमें भी अंदर से उत्साह वर्धन होगा, माने एक जोश आएगा। ठीक है ना, और इसी जोश के साथ हम अपना कक्षाओं का अनवरत शुरू कर दें। और एक सूचना आपको और दे दे, जैसे ही 2-3 लेक्चर यूपी स्पेशल खत्म होगा तो हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडियन पॉलिटी लेकर चलेंगे। इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे और हमारा जब इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तो इंडियन ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हम इंडियन हिस्ट्री पर बात करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरा एक उद्देश्य और लक्ष्य यह बन गया है कि हम अब आने वाली आगामी उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस का मुकाबला हमें करना है, डटकर करना है और हम आप सबको मिलकर करना है। और जीएस के मामले में हमें नंबर 1 बनाना है। ठीक है ना, तो आइए आज हम अपने भारत के इस जो उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल है, उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल में हम सांस्कृतिक पहलू का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं सांस्कृतिक पहलू का इतिहास। ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक पहलू, उत्तर प्रदेश नहीं भारत में ही सांस्कृतिक पहलू का कब से कब तक महत्व रहा है, कैसे रहा है, इन सारी बातों का जिक्र हम इसी में करेंगे। ठीक है, देखिए जो सांस्कृतिक पहलू है, सांस्कृतिक पहलू का जो पहला पार्ट है हमारा चित्रकला है। क्या है पहला पार्ट ही हमारा? क्या है? चित्रकला। यानी जो हम इस सेशन में पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत में चित्रकलाएं कैसी थी, किसके शासनकाल में, कैसे कैसे जो भी रहा है हम चित्रकला में देखेंगे। आइए एक एक पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट करिएगा और जैसे मैंने लिखा है ठीक उसी प्रकार एक एक पॉइंट को आप अपने यहाँ नोट करिए। ठीक है, देखिए अब आइए देखिए, मध्यकाल में चित्रकला का प्रथम प्रमुख शैली मुगल एवं आगरा शैली। देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपका जो चित्रकला है, कौन सी कला है? जो चित्रकला है ना, इस चित्रकला में हम आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी चित्रकलाएं मानी जाती है मुगल शैली की मानी जाती है। किसकी शैली की मानी जाती है? मुगल शैली की मानी जाती है। और इसी मुगल शैली को हम आगरा शैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुगल। मतलब चित्रकला की दृष्टि से जो मुगल शैली है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसी कभी कभी एग्जाम में मुगल शैली ना देकर रखे आगरा शैली देता, तो आप यहाँ से कंफ्यूज ना होइएगा। मुगल शैली और आगरा शैली दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब जो ये मुगल शैली या आगरा शैली की जो नींव रखा था ना, हुमायूं ने रखा था। क्या रखा था? हुमायूं ने। देखिए नींव रखा था और स्वर्णिम नींव, हम दोनों बात करेंगे। ठीक है ना, जो इस मुगल शैली है इसकी जो नींव कौन सा रखा? एक शासक था हुमायूं ने रखा था। और जहांगीर का जो काल था, जो जहांगीर था, चित्रकला के लिए स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। बात के लिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जो ये हम एक सल्तनत पढ़ते हैं, तो उसमें से जो हुमायूं था, हुमायूं को हम क्या माना जाता है? इसी के द्वारा चित्रकला शैली की नींव रखी गई थी। लेकिन जो चित्रकला शैली का स्वर्णिम युग, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से एग्जामिनर कंफ्यूज कराता है। तो हमारा कौन है? जब स्वर्णिम युग की बात आई तो कौन हम ऑप्शन लगाएंगे? जहांगीर की बात लगाएंगे। किसके लगाएंगे? जहांगीर की। आइए नेक्स्ट बात देखते हैं। अब ये तो हमारा था चित्रकला का विकास, माने हमारे चित्रकला का जनक कौन है, स्वर्णिम युग कहां से होता है, ये बात आ गई। अब आइए आधुनिक काल में, ये तो हमने बात होगी मध्यकाल में, जो आधुनिक काल हो गया, आधुनिक काल, इसमें देखते हैं आधुनिक काल चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में। कहा? 20वीं शताब्दी में। ठीक है, लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय। देखिए इस चित्रकला के डेवलपमेंट के लिए 20वीं शताब्दी में यानी आधुनिक काल में अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में कला एवं विश्वविद्यालय का है दिया, लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। यानी कला चित्रकला के विकास के लिए
क्या किया गया, कला एवं शिल्प दिया है ना, कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, बात क्लियर होगी, ये बात समझ में आई नहीं, कहाँ है ये, बार बार पूछा कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ है, तो लखनऊ। बात क्लियर। अब आइए देखते हैं, जहांगीर ने आगरा में आगा रिजा, इसको नाम ध्यान रखिए, जो जहांगीर था ना, आगरा में आगा रिजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला, कहते हैं ना चित्रशाला विभाग बनवाया था। बात क्लियर होगी। जो मध्यकाल में जो जहांगीर था, इसने आगरा में आगा रिजा के नेतृत्व में, आगा रिजा वहां के चित्रकार थे, उनके नेतृत्व में एक चित्रशाला विभाग बनवाया था। ठीक है, इसका एक मध्यकाल से था। आइए अब देखते हैं हम अगला पॉइंट इसमें क्या है। मेरठ निवासी चमन सिंह, एक मेरठ के निवासी थे चमन सिंह, चमन चित्रकला एवं बूंदी कला, ये बार बार पूछता है, बार बार एग्जाम में बूंदी कला पूछा है। ठीक है ना, चमन कला और बूंदी कला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर, जो चमन सिंह ने इस कला पर अपने नाम पर ही कला बनाई थी, चमन कला और बूंदी कला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां, ठीक है ना, जो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां हुई हैं उसमें इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। क्या इनकी भी एक ख्याति प्राप्त है। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, किनका नाम था ये, देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है चमन सिंह, क्योंकि ये यूपी के एक जिला है मेरठ, यूपी का जो एक पश्चिमी जिला मेरठ है, वहां के निवासी होने के नाते या इनकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। इस कारण से चमन सिंह क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और किस कला के लिए, तो बूंदी कला के लिए। बात किस क्लियर होगी। आइए अब यहां से हम देखते हैं, जो अभी कुछ यहाँ चित्रकार हैं और उनकी चित्रकारी शैली है। कुछ चित्रकार हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट करिएगा, चित्रकार और उनकी चित्रकारी शैली को लिख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार प्रश्न उठा देता है। तो एक थे हमारे नंद किशोर शर्मा। अब बार बार इनके बाद देखिए हैं तो बहुत, हम बता रहे हैं कि बहुत चित्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन हमने उन्हीं चित्रकारों को लिया है जहां कहीं ना कहीं वो एक एग्जाम के पॉइंट में कहीं ना कहीं वो पॉइंट के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, तो उनको मैंने लिया है, उन चित्रकार का नाम और उनके चित्रकारी संबंधित। ठीक है, तो ये जो नंद किशोर शर्मा है, इनका जो एक चित्रकारी है वो कालीन है और दूसरा है ट्रे। ठीक है, बात क्लियर होगी। वैसे जो दूसरे हैं हमारे रणबीर सक्सेना, कौन है, रणबीर सक्सेना, कौन है, रणबीर सक्सेना, जिन्होंने बनाया था बुद्ध का गृह का त्याग बनाया था, जो बुद्ध ने जो घर छोड़ा उसकी चित्रकारी बनाई थी, और एक झूला का चित्रकारी किया था। इस तरह से आपकी यह चित्रकला से दो महत्वपूर्ण है, नंद किशोर शर्मा और आपके रणबीर सक्सेना, जो बहुत ही बार बार एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। ये किससे संबंधित है, चित्रकारी से संबंधित है, तो इसको आप ध्यान रखें। बात क्लियर होगी। आइए, ये तो हमारा चित्रकला था। चित्रकला के बाद से हम चलते हैं संगीत कला पे। किस पे चलते हैं, संगीत कला पे। देखिए जब आप हिंदी साहित्य पढ़ते तो हिंदी साहित्य में एक आते हैं अमीर खुसरो। कौन आते हैं, अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो है ना, तो हम देखते हैं जो अमीर खुसरो है, यहां दिया है ना अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश का एक जिला है कासगंज जिला। कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का कासगंज जिला के पटियाली गांव में हुआ था। कौन से गांव में, पटियाली गांव में हुआ था। और इन्होंने, जो अमीर खुसरो हैं, इन्होंने ख्याल गायन शैली, ये बार बार पूछता है ख्याल गायन शैली किसने विकसित किया था, तो जो हमारे अमीर खुसरो, उन्होंने ख्याल गायन शैली का क्या किया था, विकास किया था। बात क्लियर हो गई। आइए हम आगे देखते हैं। आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं, अमीर खुसरो को विकसित किया था। और सितार एवं तबले, देख रहे हैं, सितार एवं तबले का भी आविष्कार किया था। जो अमीर खुसरो हैं, इन्होंने ही क्या किया था, सितार और तबले का भी आविष्कार किया था। बात में बस क्लियर होगी। आइए इसके आगे एक हमारे हैं यहाँ स्वामी हरिदास। कौन सा है, स्वामी हरिदास भी इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि स्वामी हरिदास का भी जन्म कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के एक जिला है अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है, लेकिन जो ये है जो हरिदास है, हरिदास पैदा तो अलीगढ़ में हुए थे, लेकिन इनका जीवन काल हमेशा वृंदावन यानी मथुरा में इन्होंने अपना जीवन काल व्यतीत किया। ठीक है, अब हरिदास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरिदास ने एक परंपरा दिया था। उस जो हरिदास है, हरिदास कौन से परंपरा दिए थे, जिनका क्या है, ध्रुपद, क्या है इनका, क्या था, ध्रुपद। इन्होंने एक परंपरा दिया था, ध्रुपद और धामर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। जो ये आप ये क्या है, ये हमारे जो वृंदावन में
इनका पूरा अपन जीवन, और इन्हीं एक यहाँ मिस्टेक हुआ था, मैं मिस्टेक क्लियर कर दूं आपको, समझा दूं अच्छे से, कि जो इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में हुआ था और इन्होंने अपना जीवन काल वृंदावन में बिताया था। और यहां से एक बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जो इनके शिष्य थे तानसेन थे, कौन थे? तानसेन थे। कौन थे? तानसेन। बात क्लियर होगी। और इन्हीं को जो हमारे स्वामी हरिदास हैं, इनको ध्रुपद एवं धमार शैली का प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? ध्रुपद और धमार शैली का प्रवर्तक माना जाता है। और इसी ध्रुपद के नाम से एक मथुरा में मेला लगता है, ध्रुपद मेला का आयोजन किया जाता है। कहां होता है? मथुरा में एक मेला होता है, ध्रुपद मेला का आयोजन कहां होता है? मथुरा में। बात क्लियर होगी यहां से। आइए यहां से और कुछ संगीत से फैक्ट हैं, हम इसको देखते हैं। पहला है जौनपुर के हुसैन शाह सरकी, यह आपने बहुत बार नाम सुने होंगे, यही प्रयागराज से सटा हुआ एक जिला है जौनपुर। जौनपुर के एक हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी ने बड़ा ख्याल, क्या है? बड़ा ख्याल। बड़ा ख्याल यानी नहीं जो बड़े बड़े ख्याल के लोग होते हैं, बड़ा ख्याल की शुरुआत की थी। बात समझ में आ गई? आइए अब एक है तानसेन। तानसेन का मैंने आपको बताया था तानसेन किसके शिष्य थे, तो यही आपको स्वामी हरिदास के। किसके शिष्य थे? स्वामी हरिदास के, जिनका जन्म कहां हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो ये बस आप तानसेन को बस ध्यान में रखिएगा, जिनका जन्म ग्वालियर में। कभी कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए अब देखते हैं सांस्कृतिक संगीत के विकास के लिए। संगीत के विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर कई सारे कदम उठाए गए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारी संस्कृति है वो हमारी विरासत होती है, और इस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उस देश राज्य की व्यक्ति और उस राज्य की सरकार पे होती है। ठीक है ना? तो इसी नाते जो हमारी राज्य सरकारें और हमारे देश केंद्र सरकारें होती हैं, वो सांस्कृतिक पहलुओं विरासतों को अपना धरोहर मानकर उनके विकास के लिए समय समय पर कुछ आयोजन करती रहती है। ठीक है? तो इन्हीं आयोजनों के माध्यम से राज्य सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार ने 1956 में, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 1956 में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना किया। क्या किया? सांस्कृतिक विकास की स्थापना किया। बात क्लियर? आइए आगे देखते हैं। भातखंडे संस्कृत संस्थान, देखना भातखंडे संस्कृत संस्थान यूपी का सबसे पुराना संस्थान है। क्या है? इस आपको संगीत के क्षेत्र में भातखंडे संस्कृत संस्थान जो यूपी का सबसे पुराना संस्थान है। बात क्लियर होगी? अब इसमें आते हैं पंडित विष्णु नारायण। क्या है? पंडित विष्णु नारायण भारत खंड के प्रयास, जो हमारा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे थे, इन्हीं के प्रयास से 1926 में, कितना? 1926 में एक हमें का मोरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये नाम बार बार एग्जाम में कई बार आप एग्जाम को देख लीजिएगा। इन्हीं के पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से 1926 में मोरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव रखी गई थी। क्या रखी गई थी? नींव रखी गई। बात क्लियर होगी? अब आगे देखिए 1960 में भारत खंडी हिंदुस्तानी संगीत समिति महाविद्यालय, इसी को 1960 में, देखिए 1956 में ये आपको बना, तो ये 1926 में बना, तो 1960 में इसी का क्या नाम रख दिया गया? भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। बात क्लियर होगी? अब आगे मतलब वर्तमान समय में इसी का वर्तमान समय में जो नाम है भातखंडे संगीत संस्थान, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। बात क्लियर होगी? आइए हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे हम क्या देखते हैं, 1962 के राज्य ललित कला अकादमी। देखिए उत्तर प्रदेश में 1962 में, कब? 1962 में किसकी स्थापना की गई? राज्य ललित कला अकादमी, ठीक है, की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहां है? लखनऊ में। कहां है? जिसका मुख्यालय कहां है? लखनऊ में। बात क्लियर होगी? आइए अब हम आगे चलते हैं। जो दूसरा हमारा पॉइंट है भारतेंदु नाट्य अकादमी। कौन सा है? भारतेंदु नाट्य अकादमी, जिसकी स्थापना 1975 में और इसका केंद्र लखनऊ में। देखिए जो ये हम बता रहे हैं, जो ये पॉइंट बता रहे हैं, इन पॉइंटों को आप 3 कैटेगरी में लिखिए। उसके जो अकादमी है, अकादमी का नाम, उसके स्थापना वर्ष और उसका जो केंद्र है वो कहां है, वो आप लिख डालिए। ठीक है? और आपको ये केंद्र अगर नहीं भी याद होता, 4-5 नहीं याद है, तो बस आप एक लखनऊ को याद रखिए। लखनऊ
सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। तो आप अगर उसका नाम भी रखते हैं ना तो कोई नहीं याद करने का नहीं जरूरत है, बस अगर लखनऊ याद है तो आप टिक कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम आप देख रहे हैं ना एक है बस वो वाराणसी में, बाकी सब आपको लखनऊ में ही मिल जाएगा। ठीक है, आइए जो अगले हमारे संस्थान है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। कौन है हमारा अगला जो संस्थान है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना 1963 कब होता? 1963 में। कहां हुआ था? लखनऊ में। कहां हुआ था? लखनऊ में। बात क्लियर हो? अब यहां से एक पॉइंट बनता है हमारा, भारत कला भवन संग्रहालय। क्या है? भारत कला भवन संग्रहालय, इसकी स्थापना 1920 में, ठीक है, इसके निर्माण किया गया था। जो कहां हुआ था? ये आपका वाराणसी में। क्या होता? वाराणसी में। और किसके प्रयास से हुआ था? तो राय कृष्ण दास के प्रयास से। बात क्लियर हो गई? यानी जो हमारा भारत कला भवन संग्रहालय है 1920 में राय कृष्ण दास के प्रयास से वाराणसी में स्थापित किया गया था। बात क्लियर यहां से? आइए अब देखिए, जो ये हमारा जो मैं अगला टॉपिक बता रहा हूं ना, ये अगला टॉपिक एग्जाम के दृष्टि से तो आप मान लीजिए कि 100 नहीं 101% क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे ही नहीं और अपने इसको अपने दिमाग में भी लिख लीजिएगा, यहीं से एग्जाम में बार बार नाम देगा, घरानों का नाम देगा। ठीक है ना? तो यहां से देखिए हमने यहां लिखा है प्रमुख संगीत घराने। कुछ प्रमुख संगीत घराने हैं, इन प्रमुख संगीत घरानों को आपको याद रखना है। क्या है? प्रमुख संगीत घरानों को आपको क्या करना है? याद रखना। बात क्लियर हो गई? आइए इन प्रमुख, देखिए पहला जो हमारा घराना है, देखिए हमने जितने घराने लिए हैं सब उत्तर प्रदेश के घराने हैं, इसीलिए आप तो इनको भूलिएगा नहीं। जो पहला हमारा घराना आगरा घराना, कौन सा घराना हमारा? पहला है आगरा घराना। अब देखिए आगरा घराना से दो महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? अलखदास और मलुकदास। कौन है? अलखदास और मलुकदास। ठीक है। जो दूसरा हमारा घराना है लखनऊ घराना। कौन सा घराना है? जो दूसरा घराना है हमारा, कौन सा घराना है? लखनऊ घराना। और लखनऊ घराना में देखिए कौन सा है? ये देखिए लखनऊ घराना से दो बात हमेशा, ये लखनऊ घराना, इन सब घरानों में सबसे ज्यादा लखनऊ घराना और आपको किराना घराना, दो घराने बहुत सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो लखनऊ घराना में देखिए कौन कौन है? शंभू महाराज पहले हैं, बिरजू महाराज, बिंदादीन, खुर्शीद अली खां। कौन कौन से हैं? शंभू महाराज, बिरजू महाराज, बिंदादीन, खुर्शीद अली खां। बात क्लियर? आइए दूसरा हमारा है किराना घराना। देखिए जो किराना घराना है, किराना घराना देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किराना घराना तो पहले हमें पता ही नहीं चला कि कहां से है। तो जो किराना घराना का जो स्थान है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के, जो आपको मैप में मैंने बताया था, जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, कौन सा जिला? सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर जिला है। इस सहारनपुर जिले में ही क्या है हमारा? किराना घराना। कौन सा? सॉरी मैं सहारनपुर बता दिया, गलती हो गई। मुजफ्फरनगर। कौन सा है? मुजफ्फरनगर। सहारनपुर नहीं, मुजफ्फरनगर। कौन सा है? इसको आप सही कर लीजिए, कौन सा है? मुजफ्फरनगर। फिर से देखिए हमारा अगला जो घराना है क्या है? जो हमारा अगला घराना है कौन सा है? किराना घराना। ध्यान दीजिए जो हमारा घराना कौन सा? किराना घराना। किराना घराना का जो स्थान है कौन सा है आपका? मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर वहां है। और इसके जो इंपॉर्टेंट है कौन सा? कौन सा है? बंदे अली खां। कौन से हैं? बंदे अली खां, गंगूबाई हंगल। कौन से हैं? गंगूबाई हंगल। और भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी और हीराबाई बड़ोदकर। कौन से हैं? हीराबाई बड़ोदकर। और इन सब में इंपॉर्टेंट है भीमसेन जोशी। कौन इंपॉर्टेंट है? भीमसेन जोशी से कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ये कहां का है? किराना घराना। किराना घराना कहां है? मुजफ्फरनगर। ये हो गया बड़ोदकर। आगे है हमारी मोतीबाई, नहीं सॉरी इसमें नहीं है, मोतीबाई इसमें नहीं है। ठीक है ना? ये हो गई बात क्लियर। आइए आगे देखते हैं हमारा बनारस घराना। आगे हमारा कौन सा है? बनारस घराना। बनारस घराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बनारस घराना में कौन है? छन्नू लाल मिश्र। कौन है? छन्नू लाल मिश्र, राजन साजन मिश्र। नाम याद करिएगा, छन्नू लाल मिश्र,
राजन साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र। आप देखिए सब मिश्र लोग ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप मिश्र लोग सब देखिए। और एक बात है, ट्रिक भी आप अपना सकते हैं। देखिए मिश्र किसी घराने में नहीं है, किस घराने में है? वाराणसी घराने में। तो ऐसे भी आ सकता है, अगर मिश्र आपकी याद है तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं वाराणसी घराना। ट्रिक भी थोड़ा याद रखिए। अब देखिए सितारा देवी, गिरजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज, मोतीबाई, रसूलबाई, ठीक है ना। तो यहां से देखिए ये मिश्र लोग इंपॉर्टेंट है, सितारा देवी इंपॉर्टेंट है, गिरजा देवी इंपॉर्टेंट है, किशन महाराज इंपॉर्टेंट। किशन महाराज को तो कई बार एग्जामों में बताया, किशन महाराज का रिलेशन कहां से है? तो आपका वाराणसी घराना से। कहां से है? वाराणसी घराना से। बात क्लियर हो गई। आइए अब देखिए हम ये देख लेते हैं कौन व्यक्ति किस बात के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? कौन व्यक्ति किस बात के लिए प्रसिद्ध है, हम इसकी यहां देखेंगे। आइए आपको बता दे, किशन महाराज, जो किशन महाराज है ना, किशन महाराज देखिए हमने एक क्रम से लिया है। यहां मैंने लिया है तब पहले 3 लिया है तबला वादन, यानी तबला वादन में कौन कौन लोग ख्याति प्राप्त हुई थी। पहले है हमारे किशन महाराज, गुदई महाराज और अनोखे लाल मिश्र। जो अनोखे लाल मिश्र हैं, किशन महाराज और गुदई महाराज, ये किसके लिए जाने जाते हैं? तबला वादन के लिए। किसके लिए जाते हैं? तबला वादन के लिए। और इसमें किशन महाराज सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। आइए हमारे तक पखावज है। देखिए आप, हम लोग गांव के रहने वाले हैं ना, तो गांव में बचपन में आप सुने होंगे पखावज का लवंडा। आप हमेशा आज भी बिहार में बहुत ज्यादा है पखावज। हम लोग गांव में इसको पखावज नहीं बोलते, पखाउज बोलते हैं। तो लेकिन इसके शुद्ध जो भाषा पखावज है। क्या है? पखावज। जो कुछ लोग मिलकर ताल ढोलक वगैरह, कुछ लोग एक जो उसमें नाचने वाले होते, 2-3 लोग नाचने वाले होते हैं और वो जेंट्स होते हैं और ढोलक होता है, झाल होता है। इस तरह से उसका एक पूरा है उसमें। आप कभी यूट्यूब पर सर्च मार के देखिएगा पखावज का, तो आपको दिखाएगा। तो इस पखावज शैली में 2 लोग महत्वपूर्ण है। कौन से? कोदऊ सिंह और पंडित सखाराम। 2 लोग हैं, कोदऊ सिंह और पंडित सखाराम, जिसका पखावज के लिए, किसके लिए? पखावज के लिए जाने जाते हैं। बात क्लियर। अब यहां से देखिए ये चार आप बहुत इंपॉर्टेंट, इन चारों का आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। कौन कौन से? शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और बिंदादीन। ठीक है, कौन से? शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन। ये चारों जो है कथक के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने? कथक के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? कथक के लिए। बात क्लियर होगी। आइए हम देखते हैं पंडित रविशंकर। ये बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पंडित रविशंकर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पंडित रविशंकर जो है सितार वादक के लिए प्रसिद्ध है। और इनका रिलेशन किससे है? बनारस घराने से। किससे है? बनारस घराने से। देखिए उसमें नहीं था तो हमने यहां लिख दिया, घराना भी लिख दिया। अब आइए यही एक है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को आप लोग बचपन में इनका हिस्ट्री भी पढ़े होंगे। इनका जीवन का बड़ा संघर्ष में रहा था बिस्मिल्लाह खां को। अगर देखिए हमें कभी साहित्य में भी जाना चाहिए। बिस्मिल्लाह खां से याद है, कभी कभी हमें साहित्य में जाना चाहिए। साहित्य जो होता है ना, साहित्य हमारे जीवन का दर्शन होता है। जब आप साहित्य पढ़ते हैं ना, तो उसमें अनेक लोगों का जीवन का ऐसा दर्शन दिखाया गया है कि जैसे मैंने आपको अंदर से एकदम झकझोर के रख देगा। जैसे आप इन्हीं को लीजिए, बिस्मिल्लाह खां इतने प्रसिद्ध शहनाई वादक हुए, लेकिन इनकी जब आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ना बहुत ही कमजोर रहा है। वैसे जैसे हम हिंदी साहित्य में पढ़ते एक मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, जब आप मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में ऐसा कहा जाए बहुत ही कुरूप थे। लेकिन जितना वो कुरूप थे, शायद वो विद्या के मामले में उतना ही स्वरूप थे। वो माने विद्या का खुद में स्वरूप थे। माने कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है, मैंने किसी के आप एक्सटर्नल, आज हम बाहरी दिखावा के अनुसार उसका आंकलन मत करिएगा कभी भी जीवन में। दोस्तों रास्ते में कभी कभी हम मिलते हैं, उनको बाहरी हम दिखावा से आंकलन करते हैं, तो आप इसको मत करिएगा। क्योंकि पता नहीं आदमी वो भले देखने में बुरा हो, लेकिन उसका इंटरनल नॉलेज से इंटरनल ज्ञान कैसा हो, अद्भुत हो, इस तरह से सारी बातें आती हैं। तो इसलिए कभी कभी हमें अपने जीवन को उत्कृष्ट और उच्च बनाने के लिए मैंने कभी कभी साहित्य भी पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। बाकी हम तो यहाँ जीएस पढ़ ही रहे हैं। तो एक हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह खां है। ये किसके लिए जाने जाते हैं? शहनाई वादक के लिए। किसके लिए? शहनाई वादक के लिए जाने जाते हैं। जो किस घराने से रिलेटेड है? बनारस घराने से। किस घराने से रिलेटेड है? बनारस घराने से। ठीक है। तो इस तरह जो दोस्तों जो हमारा आज का सेशन था यूपी स्पेशल में,
सांस्कृतिक पहलू में हमने दो बातों को पढ़ा, चित्रकला और संगीत कला। जो आगे वाला जो हमारा चैप्टर है वो हमारा होगा नाट्य कला से, नाट्य कला, और हम कुछ उसमें लिस्टिंग करेंगे। जहां नाट्य कला होगा, नाट्य कला के बाद हम उसमें कुछ और भी लिस्टिंग करने वाले हैं, ताकि आपको एक बने पूरा बृहद, ताकि ये जो सांस्कृतिक पहलू है ना, सांस्कृतिक पहलू पीसीएस और माने लोअर के लिए और आरओ के लिए जब हम एग्जाम, उसमें बहुत ही पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना, यूपी स्पेशल के दृष्टि से, तो आप इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। तो आगे हम चल करके हम नाट्य कला पढ़ेंगे। आप जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसका इंतजार करिएगा, और इन्हीं बातों के साथ जो हम आज का जो हमारा सेशन है इसको समाप्त करते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।